नमस्कार। नई परख पर आप सब लोगों का स्वागत है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक अत्यंत रोचक बात कही है। लखनऊ में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने यह कहा कि परिवारवादी राजनीति के कुछ सकारात्मक पक्ष भी हैं और उसका सबसे बड़ा प्रमाण उन्होंने यह दिखाया कि उनकी पार्टी में अभी तक कोई टूट नहीं हुई है, क्योंकि उसमें एक ही परिवार यानी उनके अपने परिवार से बहुत सारे लोग सांसद हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष का यह बयान असल में अपनी पार्टी की या अपनी इस आलोचना के जवाब में था कि वे परिवारवादी राजनीति को लगातार बढ़ावा दे रहे हैं। अखिलेश यादव की इस बयान के संदर्भ में हमें यह याद रखना चाहिए कि जब संसद का मानसून सत्र शुरू होने वाला था, यानी कि जुलाई के पहले 2 या 3 हफ्तों के भीतर, उस समय इस बात की काफी जोर से चर्चा थी कि समाजवादी पार्टी में भी टूट हो सकती है। संसद का सत्र 20 जुलाई से शुरू हुआ और उसके पहले यह माना जा रहा था कि सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार, पूरी तरीके से परिसीमन विधेयक को पारित कराने के लिए वचनबद्ध है। वो अपना पूरा जोर लगाए हुए है कि किसी भी तरीके से परिसीमन विधेयक मानसून सत्र में पारित हो जाए। और इसी संदर्भ में तृणमूल कांग्रेस के भीतर हुई टूट को देखा गया, फिर शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की टूट को देखा गया, एनसीपी के टूटने की भी चर्चा थी। यह चर्चा काफी जोर शोर से थी कि अब अगला नंबर समाजवादी पार्टी का है, लेकिन समाजवादी पार्टी में टूट नहीं हुई। हो सकता है कि इसके पीछे वही कारण हो जो अखिलेश यादव कह रहे हैं, लेकिन मेरी यह मान्यता है कि इसके पीछे मुख्य कारण यह था कि स्थितियां काफी तेजी से बदली और उसमें जो सबसे प्रमुख भूमिका रही वह थी छात्र आंदोलन की। छात्र आंदोलन ने सरकार को बिल्कुल घुटनों के बल ला दिया। सरकार के दो प्रमुख मंत्री या दो प्रमुख चेहरे यानी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री संसद से गायब रहे और परिसीमन विधेयक कहीं नेपथ्य में चला गया। हालांकि बीच में ऐसी संभावना बन रही थी कि सरकार हो सकता है कि आखिरी 2-3 दिनों के भीतर परिसीमन विधेयक को ला दे, लेकिन डिलिमिटेशन या परिसीमन का विधेयक नहीं लाया गया। शायद इसका सबसे बड़ा कारण यह था कि सरकार को अपनी बहुमत का भरोसा नहीं था। क्या अखिलेश यादव का यह कहना सही है कि एक ही परिवार के बहुत सारे सदस्यों के लोकसभा में होने के कारण उनकी पार्टी में टूट का कोई खतरा नहीं था? असल में यह इस बात का कोई बना बनाया फॉर्मूला नहीं है कि पार्टी में टूट कहां होती है, लेकिन कुछ बातों को तो हम साफ तौर पर देख सकते हैं। पहली बात यह है कि अधिकांश क्षेत्रीय दलों के भीतर अगर कुछ खास परिवारों का ही दबदबा है, तो उसका मुख्य कारण यही है कि जब भी नेतृत्व किसी और के हाथ में गया उस परिवार के अतिरिक्त, तो वहां पर बहुत सारी गड़बड़ियां शुरू हो गई। जो नया व्यक्ति आया उसने अपने तरीके से चीजों को चलाने की कोशिश की। अव्वल तो ऐसी स्थिति बहुत सारी क्षेत्रीय पार्टियों में बनी नहीं, लेकिन कुछ पार्टियों में इस तरह का प्रयास हुआ। मिसाल के तौर पर नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन जीतन राम मांझी बिल्कुल अपने तरीके से पार्टी को चलाने लगे और उन्होंने एक तरीके से नीतीश कुमार को राजनीतिक धोखा भी दिया। तो शायद यह बड़ा कारण है कि बहुत सारे जो क्षेत्रीय दल हैं वो इस बात की कोशिश करते हैं कि जो नेतृत्व है वो एक परिवार के हाथ में रहे। लेकिन क्या यह इस बात की गारंटी है कि पार्टी में टूट नहीं होगी? मुझे लगता है कि ऐसा कह के अखिलेश यादव चीजों को थोड़ा सरलीकृत कर रहे हैं, क्योंकि हमारे आसपास ही ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जहां पर पार्टियों पर केंद्रित दल टूटे। मिसाल के तौर पर हाल के समय में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में टूट हुई। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में जब टूट हुई तो अजीत पवार ने अपना एक अलग धड़ा बना लिया। अजीत पवार शरद पवार के सगे भतीजे हैं, पर उन्होंने पार्टी तोड़ी। राष्ट्रीय जनता दल के भीतर बहुत सारा उथल पुथल चलते रहता है और ऐसा लगता है कि पार्टी में भले ही कुछ टूट ना हुई हो, लेकिन परिवार के स्तर पर पार्टी में काफी बिखराव हो चुका है। और एक तरफ तेजस्वी यादव हैं तो दूसरी तरफ राजनीति में सक्रिय उनके कुछ अन्य भाई बहन हैं जो कि उनकी पसंद के तौर पर नहीं देखते हैं अपने आप को। वो ये मानते हैं कि जो पूरी की पूरी पसंद, राजनीतिक पसंद है लालू प्रसाद यादव की, वो तेजस्वी यादव बने हुए हैं और इससे उनका हक मारा जा रहा है। उसी तरीके से अगर हम 90 के दशक में जाएं तो तेलुगु देशम पार्टी में एन चंद्रबाबू नायडू ने अपने ससुर को धोखा दिया और पार्टी तोड़ दी और उनके ससुर एन.टी. रामाराव जो कि मुख्यमंत्री थे, उन्हें मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा। और खुद समाजवादी पार्टी में भी हम इस बात पर ध्यान देंगे कि जो शिवपाल सिंह यादव हैं, अखिलेश यादव के चाचा, उन्होंने भी एक तरीके से समाजवादी पार्टी को छोड़कर एक नई पार्टी बनाने की कोशिश की थी। हालांकि उन्हें बहुत ज्यादा सफलता नहीं मिली और फिर वो समाजवादी पार्टी में लौट आए। इसलिए यह कहना कि चूंकि बहुत सारे सांसद एक ही परिवार के हैं इसलिए परिवारवाद के कारण पार्टी में टूट नहीं होती है, बिल्कुल तथ्य सम्मत नहीं है।
लेकिन यहाँ दो बातें हैं जिनकी तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। पहली बात तो यह है कि हम परिवारवादी राजनीति को एक अच्छी चीज के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते हैं। हम जानते हैं कि अधिकांश पार्टियों में परिवारवादी राजनीति है। शायद हम कम्युनिस्ट पार्टियों को छोड़ दें तो कोई भी पार्टी इससे मुक्त होने का दावा नहीं कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी बहुत सारा ढोल पीटती है कि वह परिवारवादी राजनीति से परे है, लेकिन अगर आप इनके प्रमुख नेताओं को उठाकर देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि या तो इनके पुत्र और पुत्रियां राजनीति में सक्रिय हो चुके हैं, या फिर बहुत सारे अन्य लोग जो अभी प्रमुख पदों पर आए हैं उनके पिताश्री भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस में सक्रिय थे। मिसाल के तौर पर जो भी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं नितिन नवीन, खुद उनके पिता भी भारतीय जनता पार्टी के बिहार में बहुत वरिष्ठ नेता थे और वो कई दफा मंत्री विधायक रह चुके थे। मैं कहना यह चाह रहा हूं कि परिवारवादी राजनीति अपने आप में कोई सुरक्षा कवच नहीं हो सकती है, और इस आधार पर परिवारवादी राजनीति की तरफदारी नहीं की जा सकती है कि इससे पार्टियों में कम टूटन होती है या तोड़फोड़ का खतरा कम होता है, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया इसकी कोई गारंटी तो है नहीं। दूसरी बात यह भी हमें ध्यान देनी चाहिए कि बहुत सारी पार्टियों में, मिसाल के तौर पर समाजवादी पार्टी में भी, कांग्रेस पार्टी में भी, भारतीय जनता पार्टी में भी कुछ बड़े चेहरे हैं जो जिनके पुत्र और पुत्रियां राजनीति में सक्रिय हैं, जिन्हें हम सब जानते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो युवा हैं, सांसद बने हैं, लेकिन आप थोड़ा उनकी पृष्ठभूमि को टटोलेंगे तो आपको पता चलेगा कि उनके पिता भी सक्रिय नेता थे, मंत्री थे या विधायक थे या सांसद थे, और अब उनके पुत्र और पुत्री के रूप में लोग सांसद बने हैं। समाजवादी पार्टी में अगर हम मुस्लिम सांसदों की बात करें या फिर कुछ दलित जातियों से आने वाले सांसदों की बात करें तो साफ तौर पर यह बात परिलक्षित होती है। राष्ट्रीय जनता दल के बारे में यह बात सही है, कांग्रेस के बारे में भी यह बात सही है, लेकिन चूंकि वो ज्यादा बड़ी पार्टी है तो कई सारे ऐसे नेता भी दिख जाते हैं जो जमीनी से रूप से संघर्ष करके आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में भी यही स्थिति है। तो यह बात हमें स्वीकार करना होगा कि राजनीति में बिल्कुल फ्रेश तरीके से शुरुआत करने वाले युवाओं के लिए मौका थोड़ा कम है, और इस मौके को बढ़ाना अत्यंत जरूरी है हमारे लोकतंत्र को ज्यादा से ज्यादा वाइब्रेंट बनाने के लिए। और आप यह देखेंगे कि जो जेनजी आंदोलन है उसमें इस तरह की जो प्रिविलेजेस हैं उसके खिलाफ एक गुस्सा मौजूद है। पहले भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इन प्रिविलेजेस से मुक्त होने का दावा करती थी, लेकिन अब वह भी ऐसा दावा नहीं कर सकती है। दूसरी बात यह है कि जहां तक दल बदल का सवाल है वह भी लोकतंत्र के लिए अत्यंत घातक चीज है, और इसके लिए हम कोई भी तर्क ऐसा नहीं गढ़ सकते हैं, ऐसे तर्क का सहारा नहीं ले सकते हैं जिससे कि हम यह कह सके कि मौजूदा स्थिति में लोगों के पास इसका डिफेंस है। मौजूदा कानून भी दल बदल से सुरक्षा नहीं देता, और अखिलेश यादव जी जो कह रहे हैं कि परिवारवाद देता है तो वह भी नहीं देता है। तो जो प्रमुख चीज करने की जरूरत है लोकतंत्र की आत्मा को बचाए रखने के लिए वह यह कि दल बदल पर रोक लगाई जाए, और मुझे यह लगता है कि उसकी सबसे बुनियादी शर्त यही होनी चाहिए कि जो भी व्यक्ति दल बदल करता है वह तुरंत अपने विधानसभा या लोकसभा या विधान परिषद या राज्यसभा की सदस्यता से त्यागपत्र दे और फिर से चुनाव लड़े। और दूसरी बात यह है कि यह शर्त थोड़ी विवादास्पद यह बात हो सकती है, पर मुझे लगता है कि यह शर्त भी जोड़ने की जरूरत है कि जब एक व्यक्ति एक पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में जाता है, अपनी विचारधारा बदलता है, तो एक कूलिंग पीरियड तय किया जाना चाहिए। यानी कि कम से कम वो 4-5 साल उस पार्टी में गुजारे, उसकी विचारधारा से खुद को दीक्षित करे और फिर उसे टिकट दिया जाए। लेकिन आज के दिन में होता यह है कि जब नेतागण दल बदल करते हैं तो अपने रसूख के आधार पर उन्हें पद दे दिया जाता है, उन्हें आगे बढ़ने का मौका मिल जाता है, और जो जमीनी स्तर का कार्यकर्ता होता है वह अपने मौके की बाट जोहता रहता है। तो कुल मिलाकर दोनों ही चीजें यानी वंशवाद, परिवारवाद और जो दूसरी चीज है दल बदल, ये लोकतंत्र को घुन की तरह खाए जा रहे हैं, और इन दोनों से बहुत ही सख्ती से मुकाबला करने की जरूरत है। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि जो युवा हैं जो किसी राजनीतिक परिवार से जुड़े हुए नहीं हैं उन्हें भी राजनीति में आने का बराबर मौका मिले, और मुझे यह लगता है कि हो सकता है कि इसके लिए उनके संदर्भ में कुछ सीटों को भी आरक्षित करने की व्यवस्था हो। यानी कि फ्रेश तरीके से हमें इस पर विचार करने की जरूरत है कि आखिर ऐसे कौन से कदम हो सकते हैं जिनसे युवाओं को ज्यादा से ज्यादा हर एक राजनीतिक दल में मौका मिल सके। और दूसरी जो दल बदल की समस्या है उससे निपटने के लिए हमें और सख्त कदम उठाने की जरूरत है। कोई हिला हवाली नहीं होनी चाहिए कि भाई अगर आपने 2/3 मेंबर्स को चुन लिया तो फिर आप दूसरी पार्टी में विलय कर सकते हैं, फिर लंबे समय तक कोर्ट इस मामले को सुनेगा। बल्कि तुरंत यह नियम बनाया जाना चाहिए कि जिस क्षण किसी ने अपनी
पार्टी, पुरानी पार्टी को छोड़ा, उसी क्षण राज्यसभा, लोकसभा या विधानसभा, विधान परिषद, जहां का भी वो सदस्य है, वहां से उसकी सदस्यता समाप्त हो और कम से कम एक कूलिंग पीरियड तय हो कि उसके बाद ही वो चुनाव लड़ सकता है। अगर हम इन दोनों चीजों को नियंत्रित कर पाए, परिवारवाद को और दल बदल की प्रवृत्ति को, तो निश्चित रूप से हम अपने लोकतंत्र को ज्यादा वाइब्रेंट बना सकते हैं। तो मुझे यह लगता है कि अखिलेश यादव जी के बयान ने इस तरह के विचार के लिए एक अवसर प्रदान किया और हम सबको इन बिंदुओं पर ज्यादा गहराई से सोचने की जरूरत है। आज की अपनी चर्चा को मैं यही विराम देता हूं। हम कल फिर मिलेंगे और एक अन्य राजनीतिक मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे। नमस्कार।